नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। किसान आंदोलन जी हां लगातार जो कि पिछले एक साल से जारी है। 26 नवंबर को एक साल भी हो जाएगा, लेकिन आज का दिन किसानों के लिहाज से बेहद खास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला जो बिल सामने आया है उसे मंजूरी जो है वो मिल सकती है। इस तरह की संभावना जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में होने वाली जो ये अध्यक्षता करते हुए वो जो बैठक करेंगे, इसमें उस बिल को मंजूरी दी जाने की बात सामने आ रही है जिसमें तीनों कृषि कानूनों को अब रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये प्रोसेस यहां पर जरूरी हो जाता है। मेरे पीछे की भी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे होंगे, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर भी हमने कई किसान भाइयों से जो बातचीत की है, उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि नजर टिकी हुई है कब तक ये पूरी प्रक्रिया सामने आती है, कब तक जो कानून है वो पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रद्द होते हैं। हालांकि इस बीच ये समझ लेना जरूरी है कि जब भी कोई कानून बनकर सामने आता है और वो वापस लिया जाता है तो उसकी भी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, यानी कि पुराने कानून को रद्द करने के लिए नया कानून बनना बेहद जरूरी होता है। जब कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी तो फिर उसके बाद संसद के दोनों सदनों से इसका पारित होना जरूरी हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस है, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, उनकी मंजूरी के लिए जाएगा, तब ये विधिवत तौर पर रद्द माना जाएगा। हालांकि 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र का जिक्र करें जो कि 23 सितंबर तक यहां पर चलेगी। माना यह जा रहा है, जो रणनीति यहां पर सामने आती हुई दिखाई देती है सियासी गलियारों से, वो ये कि जो शुरुआती दिन रहेंगे उसी में इसे प्राथमिकता दी जाएगी, प्रमुखता दी जाएगी इस पूरे बिल को, ताकि यहां पर पारित हो सके। क्या ये पूरा प्रोसेस रहेगा, हम आपको आगे बताएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के 3 कानून थे जिनको वापस लेने का उन्होंने निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य कदम है। ये लोकतंत्र का देश है और बहुत सारे विषयों पर लोगों की सहमति नहीं होती। कुछ किसान संगठन इस बात का शुरू से विरोध कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके भावनाओं का सम्मान किया और बड़े उदार मन से उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। मुझे लगता है कि ये देश के किसानों का सम्मान है और इसमें किसी की जीत और हार का विषय नहीं है। देश का दुर्भाग्य है, कुछ समझा नहीं पाए और कुछ लोग समझना नहीं चाहते। बहुत भारी मन से 200 वर्षों की जो किसानों की समस्या थी उसको एक साथ इन 3 बिलों में हल करने का प्रयास किया गया, लेकिन अपने हाथ से कुछ लोगों की हठधर्मी के कारण ये विकास रुक गया। उनने भारी मन से इस बात को वापस लिया। इसमें उनका नुकसान नहीं हुआ, देश का नुकसान हो गया है। तो गुरु को संबोधित करते हुए ये साफ तौर पर कह दिया था कि अब तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि हमें वो सामने रखने में, वो ठीक से समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अभी एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है। जो 700 किसान शहीद हुए उनका भी एक बड़ा सवाल है, वो भी सवाल है हमारे सामने। और 29 तारीख में ये लगता है कि हाउस में जाएगा, 2 दिन में वो कानून वापसी हो जाएंगे। हमारे आगे क्या रूपरेखा 60 ट्रैक्टर जाएंगे, वो पहले प्रस्तावित हमारे हैं। वे उन रास्तों से जाएंगे जो रास्ते भारत सरकार ने खोले हैं, क्योंकि हमारे पे एलिगेशन ये था कि हमने रास्ते बंद कर रखे हैं। रास्ते हमने बंद करे ही नहीं ना, हमारा रास्ता बंद करने का आंदोलन है। हमारा आंदोलन है भारत सरकार से बातचीत करने का। और कृषि कानूनों की वापसी पर मुजफ्फरनगर के किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। की फसल तैयार है और गन्ने की कटाई शुरू हो चुकी है। उसी तरह से वोटों की फसल भी अब पकने की ओर है, कुछ समय के बाद उसकी भी कटाई होगी। यहाँ पर मुजफ्फरनगर के गांव में वहाँ के जो आसपास के खेत हैं उनके किसानों को हमने बुलाया और जानने की कोशिश करेंगे वोटों की कटाई, कितना असर पड़ेगा वोटों की कटाई पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया है कृषि कानूनों को वापस लेने का। ये तो समय बताएगा जी, लेकिन परिवर्तन अब की बार होगा। ताऊ, क्या कैसा मास्टर स्ट्रोक खेला है प्रधानमंत्री ने, फायदा मिलेगा उनकी पार्टी को? हाँ जी, इसका कोई ना कोई लाभ तो उन्हें मिल ही जाएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा। तो कितना फायदा, कैसे? यहाँ तो नाराजगी काफ़ी बता रहे थे। नहीं, नाराजगी तो है ही थी भाई, कानून की नाराजगी थी, कानून हट गया, एमएसपी और मिल गया कानून में लिखित। तो एमएसपी तो गन्ने पर है पहले से? नहीं, गन्ने पर तो है, और चीज़ों पर भी तो चाहिए। किस और उसमें ऐसा भी होना चाहिए, जहाँ गेहूँ है, उड़द है, हर चीज़ पर चाहिए।
तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में दरअसल इस बात को मंजूरी मिल सकती है, जिन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात यहां पर कही गई है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रोसेस है। अभी ये बिल यहां से मंजूरी लेगा, उसके बाद संसद के दोनों सदनों में पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के पास जाएगा, क्योंकि जब भी कोई कानून, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, बनता है, उसको लेने की भी एक प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होनी है। इस वक्त मेरे साथ कुछ और किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद है जो कि लगातार पिछले 1 साल से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच जो एक बड़ी तस्वीर अभी कुछ देर पहले सामने आई हमारे सामने, किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद है, हमारे इसी तरफ मौजूद है, उनसे आगे बातचीत करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि जो बातचीत कुछ देर पहले हुई वो भी हमने अपने चैनल के जरिए न्यूज 18 इंडिया के जरिए दर्शकों तक पहुंचाई है, लेकिन जो अब बात यहाँ पर यही निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से ये बिल जो कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए आज बैठक होगी कैबिनेट की, करीब 11 बजे बताई जा रही है कि ये बैठक यहाँ पर हो सकती है। किस तरह का आगे का पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहेगा, क्योंकि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक होने वाला है और माना यह जा रहा है रणनीति के तहत कि जो शुरुआती चरण रहेगा उसमें तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला जो बिल है उसे कानूनी रूप देकर आगे बढ़ाया जाएगा, संसद के दोनों सदनों से पारित यहाँ पर करवाया जाएगा। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर देखिए हर तरह से, हर वर्ग से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। रेसलर बबीता फोगट ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। आपको बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस पूरे कानून को रद्द करने का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता हुआ आज नजर आने वाला है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। गौतम गंभीर को आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से ये ईमेल आया है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर, क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है, ईमेल पर दी गई है जान से मारने की धमकी। जानकारी ये मिल रही है कि आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से ये ईमेल गौतम गंभीर को भेजा गया है जिसमें सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई है। एक ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए, एक दिन पहले ये कंप्लेंट गौतम गंभीर की तरफ से दी गई है डीसीपी सेंट्रल को और उन्होंने ये बताया कि उन्हें एक मेल के जरिए जो है जानकारी मिली और उसके में जब उन्होंने मेल खोलकर चेक किया तो उसमें जान से मारने की धमकी दी गई है और आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से ये मेल आया है, ये बताया गया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और साथ ही उनके घर के आसपास की जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ताकि जो मेल, अगर जिस तरह से अभी तक मेल की जांच की जा रही है तो उसको देखते हुए जो सुरक्षा कड़ी की गई है, उस मेल में जो है वी आर गोइंग टू किल यू एंड यूर फैमिली, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब ये मेल किस तरह से है, क्या ये सत्य है या किसी ने फर्जी तरीके से इस मेल को किया गया है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक फैक्ट सामने नहीं आते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बतौर सुरक्षा के लिए गौतम गंभीर के घर के पास जो है जवानों को लगाया गया है। बिल्कुल, घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कब और कितने बजे ये ईमेल आया था दीपक? देखिए, अभी तक इस बारे में पुलिस का कोई भी वक्तव्य बयान अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस का कहना है कि एक दिन पहले ये कंप्लेंट उन्हें मिली थी तो जाहिर सी बात है कि कल की ये घटना हो सकती है जब उन्होंने ईमेल के जरिए वो मेल प्राप्त किया था और उसके बाद से ही गौतम गंभीर जो है पूरी तरह से सुरक्षित नजर नहीं आने लगे और इसलिए उन्होंने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और उस पूरे मामले में डीसीपी सेंट्रल को कंप्लेंट दी है, क्योंकि मामला काफी संदिग्ध था, क्योंकि कश्मीर आईएसआईएस की तरफ से जो ये मेल आया है ये अपने आप में एक संदिग्ध बताता है और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को भी जांच की बात की जा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस का अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं कि ये मेल कहां से आया, किसके जरिए भेजा गया है, तो उस पूरे मामले में आईटी सेल को अलर्ट किया गया है ताकि वो इस मेल के बारे में जांच कर सके और पता लगाया जा सके कि ये मेल कब वहां से भेजा गया था और किस मकसद से भेजा गया था और किन लोगों के द्वारा भेजा गया है। ये पूरी जांच जो है दायरे में है। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवादियों ने गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी है। एक ईमेल गौतम गंभीर को किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है, साथ ही
गौतम गंभीर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। ISIS कश्मीर की तरफ से ये ईमेल भेजा गया है, पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है गौतम गंभीर की तरफ से। हालांकि अभी पूरी तरीके से जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि उस मेल में क्या कुछ लिखा गया था, कितना लंबा चौड़ा वो मेल था, कब ये ईमेल दिया गया था। लेकिन एक दिन पहले ये ईमेल गौतम गंभीर को भेजा गया है ISIS कश्मीर की तरफ से। दीपक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दीपक, किन किन बातों का जिक्र किया गया उस ईमेल में? क्या वाकई बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई थी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा गया है, क्योंकि जिसकी बात खुद गौतम गंभीर खुद डरे सहमे से नजर आए होंगे, क्योंकि जिस तरह से आतंकी गतिविधियां तेजी से हुई हैं और ISIS कश्मीर का इसमें जिक्र आया है और उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि वी आर गोइंग टू किल, हम तुम्हें मार रहे हैं, मारना चाहते हैं, मारेंगे, और आपकी फैमिली को। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देने के बाद गौतम गंभीर के घर की सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, साथ ही जो सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो स्पेशल सेल या क्राइम ब्रांच, को इस तरह की इनपुट दिए जाते हैं और इस पूरे मामले में जो आतंकी गतिविधियां हैं उसको लेकर स्पेशल सेल को अलर्ट किया जाएगा। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में बारीकी से जांच की जाएगी, क्योंकि मामला गौतम गंभीर से जुड़ा हुआ है, सांसद है और पूर्वी दिल्ली में वो पूरी दिल्ली से सांसद है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इस मेल को हल्के में ना लेकर पुलिस सुरक्षा एजेंसियां जो है पूरी जांच पड़ताल पर जुटी हुई है और उनके घर की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया गया है, क्योंकि इस मेल में कितने शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह की और धमकियां हैं, इस बारे में पूरा खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन संपर्क किया जा रहा है कि ताकि इस पूरे जो कंप्लेन उनकी है उनको उसको हासिल किया जा सके, उसमें सभी चीजों का जिक्र गौतम गंभीर ने किया होगा। तो फिलहाल अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही है कि उनको जिस तरह की धमकी ISIS कश्मीर की तरफ से दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है उनकी सुरक्षा को लेकर। तो पुलिस का हालांकि शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी नेता। शाजिया इल्मी, इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं? गौतम गंभीर को एक ईमेल दिया गया है जिसमें सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई। देखिए, हमें एक तो इस तरह की अगर धमकी मिलती है उसे गंभीरता से तो लेना चाहिए, लेकिन ये सब हम आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है, जो भी आवाज़ें उठती हैं, और हमें लगता है गौतम गंभीर की आवाज़ एक बहुत ही मुखर आवाज़ है, एक ज़रूरी आवाज़ है। उन्हें कतई डरने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो ऐसा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो किस तरह के इंसान हैं और किस तरह के उनका व्यक्तित्व है। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस तरह की धमकियां और कायराना धमकियां दी जा रही हैं। एक तो इसकी पुष्टि करने की ज़रूरत है कि और वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से आ रही है, और दूसरी बात जाहिर सी बात है कि उनका सिक्योरिटी डिटेल को फिर से इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। और तीसरा ये कि इस तरह की अगर धमकियां आ रही हैं तो ये साफ जाहिर है कि हमारी आवाज़ बुलंद है और उनसे उनको चोट लग रही है। उनके जो कायराना मंसूबे हैं उनको पूरी तरह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो इन तरह की आवाज़ों को दबाने के लिए और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और सोचिए किस तरह की उनकी सोच है, तो इस सोच को ही काबू करना, उसको नियंत्रण करना और उसे जड़ से हटाना है इस सोच को। और ये भी अफसोस की बात है कि वो कश्मीर से ये आवाज़ आ रही है। ये सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि वो हमारे ही देश में ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं। ये सबसे ज्यादा इसमें मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात। बिल्कुल शाजिया, क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर उन्हीं शख्सियतों में शामिल है जो कि मुखर तौर पर आतंकवादियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। लेकिन अब जो ईमेल किया गया है, क्या वाकई एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है? पूरी तरह से जो वहाँ पे विकास हो रहा है, और देखिए भारत का क्या मुकाम है, तो कोई मुकाबला ही नहीं है भारत के मुकाम से और जो पाकिस्तान का स्तर है उससे। तो ये कुछ आवाजें हैं जो मुझे लगता है लाचार होकर बेचारी होकर इस तरह से ऐसा कर रहे हैं। और भारत पूरी तरह से, उसके हौसले भी बुलंद हैं और उसकी आवाज भी बुलंद है पूरी तरह से। और गौतम जैसे लोग जो कि पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, और कौन है ये आतंकवादी? ये अपने ही भाइयों को, ये कश्मीर में ही अपने ही भाई बहनों को की प्रवृत्ति को रोकते हैं, तरक्की के रास्ते के आगे आते हैं, और वो चाहते नहीं है कि देश आबाद हो। अगर तो ये कश्मीरी हैं, अगर तो ये कश्मीरी मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, अगर ये पाकिस्तानी ताकतें हैं जो कश्मीर में कश्मीरी बनकर ये ऐसा बोल रहे हैं, मतलब भारतीय बनके ऐसा कह रहे हैं, तो फिर ये अलग बात है। लेकिन ये तो उनका इरादा ही है
क्योंकि खुद उनके पास कोई और एजेंडा है नहीं सिवाय नकारात्मक का, सिवाय टेररिज्म का, सिवाय ऐसी सोच का। तो वो इसी तरह की चीजों को बस बढ़ावा दे सकते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं एजेंडा है, ना डेवलपमेंट का, ना तरक्की का, ना तालीम का, ना रोजगार का, ना बेहतरी का, ना आबादी का, ठीक है, कुछ भी नहीं है उनके पास। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर, जिन्हें सीधे तौर पर ISIS कश्मीर की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है। तो पिछले 1 साल से किसान आंदोलन का प्रतिनिधित्व राकेश टिकैत कर रहे हैं, जो कि इस वक्त इस टेंट के अंदर मौजूद हैं, जिनसे हमने बातचीत भी पहले की और एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहीं पर वो मौजूद हैं। लेकिन इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम राकेश टिकैत के गांव पहुंची, वहां मौजूद आसपास के लोगों से हमारी टीम ने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। हुक्के की गड़गड़ाहट ही उसकी दशा और दिशा तय करती है। हम सिसौली गांव, जो किसान नेता राकेश टिकैत का गांव है, वहां पर आ गए हैं। सियासत राकेश टिकैत की किस तरफ जा रही है ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम जमीनी सच्चाई क्या है, वहां के गांव, जो यहाँ के गांव के लोग हैं, उनका क्या कहना है, किस तरह से वो योगी सरकार और मोदी सरकार यानी कि डबल इंजन की जो सरकार है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और जो कानून वापस लिए हैं उसके बाद सच्चाई या कह सकते हैं जमीनी धरातल की सच्चाई किस तरफ जा रही है। हमारे साथ एक छोटी सी चौपाल इस गांव में लगाई है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है कि जो सरकार ने कानून वापस लिए हैं उसका कुछ असर, कुछ फर्क, कुछ नाराजगी कम होगी? ऐसा है जी, वे अभी कम वापस लिए, 11 महीने हो गए, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। अब 25 रुपये 5वें साल जाके बढ़ाए, 5 रुपये साल हो गए। बताओ क्या माने हैं जी। रही बात उसकी, जो इनका कितना बढ़ना चाहिए था, ये कम से कम है 100 रुपये बढ़ने थे 5 साल में। अच्छा, अब ये बताओ चौधरी साहब कि योगी सरकार तो तमाम अपने काम गिना रही है, तो वो काम इस नाराजगी पर भारी पड़ेंगे या नाराजगी भारी पड़ेगी? नहीं, काम तो गवर्नमेंट ने किए हैं, कई योजनाएं गवर्नमेंट की हैं, स्वास्थ्य की हैं, उज्ज्वला योजना है, गैस भी दिए और मकान भी बनाए, कई योजनाएं गवर्नमेंट की हैं जो गवर्नमेंट के काम को परसू कर रही हैं। और कानून व्यवस्था भी ऑल ओवर मानी जाए तो बेहतर हुई है। कानून व्यवस्था एक मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? हाँ, कानून व्यवस्था मुद्दा रहेगा। कुछ ऐसी विशेष मांगे हैं जो किसानों के मूलभूत हैं, जो उनका दैनिक स्तर ऊंचा करेगी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उस कानून व्यवस्था सुधरी है यहाँ पर योगी सरकार में? हाँ जी, कुछ सुधरी है। इन्हें अपराधों पर अंकुश लगा है? कुछ लगा है साहब। तो अभी अब कौन सी नाराजगी कौन सी रहेगी फिर? नाराजगी तो यार भेजी, जैसा कृषि फर्टिलाइजर के क्या नाम है, किसान में संघर्ष था। यूरिया की कमी है? यूरिया की कमी तो नहीं, लेकिन रेट तो बढ़ा दे। ये चौपाल सिसौली में हमने लगाई, जिनमें इन जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं, ये चौधरी हैं और जो वोटर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि काम अपराध के मामले में तो किया योगी सरकार ने, लेकिन महंगाई और जो किसानों के साथ जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, इसको लेकर खासी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में बड़ा मुद्दा गन्ना किसानों का रहता है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर के पास है तितावी शुगर मिल, वहाँ पर है। यहाँ तमाम किसान बैठे हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे क्या मुद्दा रहेगा और जो किसान कानून बिल वापस किए हैं उसका कितना असर रहेगा। कितना असर रहेगा यहाँ पर किसान कानूनों का? किसान का असर चुनाव में जी, किसान का असर तो आपको भी देखने में दिख रहा होगा, पूरा असर रहेगा। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और वापस कर लिया। माफी मांगे तो चल जा, माफी मांगे तो क्या काम चल रहा है भाई साहब। माफी तो सब मांग ले, 12 महीने हुए लिए वहाँ पड़े लोग, बताओ। हाँ, तो इसका तो भुगतना ही पड़ेगा जी। हाँ, कितना असर पड़ेगा, क्या भुगतेगी सरकार, नाराजगी कम नहीं होगी? नाराजगी तो यह चलती रहे, कभी किसी की जो है, जिसे जहाँ वोट देनी वो देगा। अच्छा, बस तो फायदा मिलेगा जो प्रधानमंत्री ने वापस? फायदा मिलेगा उसे। किस तरह से? ये जो किसानों के हित की बात करी और जो है किसानों को अगर दे दिया इसने तो जो है काफ़ी फायदा होगा। तो गन्ने के जो रेट बढ़ाए हैं, कुछ फायदा है उसका किसानों को? फायदा है पर बहुत कम है फायदा, 25 पैसे किलो ही तो बढ़े रेट। तो 17 सितंबर 2020 को संसद में कृषि कानून पास हुआ और उसके बाद वो आंदोलन शुरू हुआ किसानों का, जो कि अब तक जारी है, जैसे 26 नवंबर को पूरे 1 साल भी हो जाएंगे। और इस दौरान तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। रेसलर बबीता फोगट ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप भी।
गोल्ड मेडलिस्ट और महिला रेसलर बबीता फोगाट जिस समय हमारे साथ मौजूद है, हम बात कर लेते हैं। मैम, किसानों के जो 3 कृषि बिल सरकार ने लागू किए थे वो वापस कर लिए गए हैं, लेकिन किसान अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, प्रदर्शन जारी रख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानून बिल वापस लेके ये साबित कर दिया है कि वो हमेशा किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता वो रखते हैं और किसानों के बारे में सोचते हैं, उनके अच्छे के लिए सोचते हैं, उनके अच्छे के लिए ही कानून लेके आए थे। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि उनके किसानों के अच्छे के लिए कानून लेके आए थे और किसानों के लिए ही वापस हम ले रहे हैं। और उन्होंने देश से माफ़ी मांगी, तो मैं इसके लिए मैं इतना कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लेकर उन जो हमारी देश विरोधी ताकतें थी उनकी कमर तोड़ने का एक काम किया है और उन्होंने साबित कर दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए देश सर्वोपरि है। तो आंदोलनकारी जो किसान लगातार पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर, वो पीएम मोदी के इस फैसले को लेकर कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है। हालांकि कुछ और फैसले संयुक्त मोर्चा किसान ने खुले पत्र के तौर पर जरूर यहां पर सामने रखे कुछ दिन पहले, पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बता रहे हैं आखिर क्यों ये फैसला यहां पर लिया गया है, क्यों आखिर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए लिया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान हमारे साथ हैं। बालियान साहब, 1 साल से ये आंदोलन चल रहा था, अचानक फैसला क्यों लिया प्रधानमंत्री मोदी ने? देखिए, तो प्रधानमंत्री बता पाएंगे। फैसला उन्होंने कहा है कि देश हित में लिया है, किसान हित में लागू किया तो देश हित में वापस लिया है और कुछ सोच समझ कर अच्छी सोच के लिए लिया होगा। धन्यवाद दूंगा मैं तो कि जो भी फैसला है उसके लिए प्रधानमंत्री को। क्या लगता है चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हार का डर था, इस वजह से फैसला लिया गया है? नरेंद्र मोदी जी कभी हार और जीत के डर से फैसले नहीं लेते, जो भी लेते हैं राष्ट्र हित में लेते हैं। लेकिन अपोजिशन का तो यही आरोप है कि चुनाव नजदीक आ गए हैं और हार का डर लग रहा है, इसी वजह से अचानक फैसला लिया गया। वो तो अपोजिशन तो आरोप लगाता रहता है, उस पर कोई सफाई देने की आवश्यकता हमें तो है नहीं। कम से कम मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी फैसला है वो अच्छा है, फैसला तनाव समाप्त हुआ, सब अपने काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने तो फैसला ले लिया आपकी सरकार ने, लेकिन किसान संगठन अभी भी तैयार नहीं है, टिकैत तो आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सबने कहा कि अभी आंदोलन वापस नहीं होगा, प्रधानमंत्री की बात पर एतबार नहीं है। उन्हें ऐसा बात नहीं कहनी चाहिए थी। सरकार अपना निर्णय ले चुकी है, अब किसानों को निर्णय लेना है। किसानों को पता है कि आंदोलन का अर्थ समाप्त हो गया, जब कृषि बिल ही वापस हो गए, तो अब कुछ लोग अगर ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता कि उनके इसके पीछे सोच क्या है। लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी तक संघर्ष विराम नहीं हुआ है उनकी तरफ से। हो सकता है उनकी तरफ से ना हो। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, अभी भी देश के तमाम हिस्सों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जयपुर और ओडिशा से जो ताजा मामले सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के एक निजी स्कूल में 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस स्कूल से कुल 185 बच्चों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 12 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जयपुर में इसी महीने 15 तारीख से सारे स्कूल खुले हैं, जिसके बाद अब तक पूरे जिले में 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की ये तस्वीर है, जहां एक स्कूल की 53 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जबकि ओडिशा के ही संबलपुर में एमबीबीएस के 22 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक ही स्कूल की 53 छात्राओं को कोरोना होने के बाद स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित सभी छात्राओं को क्वारंटीन कर दिया गया है, उनके इलाज के इंतजाम किए गए हैं। और जयपुर के एक स्कूल में 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई होती रहेगी। इस स्कूल से कुल 185 बच्चों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 11 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जयपुर में इसी महीने 15 तारीख से पूर्ण क्षमता के साथ स्कूल खुले थे, जिसके बाद अब तक 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। स्कूल में डे बोर्डिंग होने की वजह से बच्चों की लगातार जांच की जा रही है और इसी दौरान 11वीं का एक छात्र पॉजिटिव मिला है। ये छात्र मुंबई का रहने वाला है और कुछ समय पहले ही मुंबई से लौटा था। इसके बाद उसके संपर्क में आने वाले दूसरे बच्चों की जांच की गई, जिनमें 11 और बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्थित निजी स्कूल में कल एक बच्ची पॉजिटिव आई थी। उसके बाद स्कूल प्रशासन, जिसके दौरान हमारी टीम द्वारा स्क्रीनिंग करी गई थी और सभी जो स्कूल के 11 बच्चे हैं उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई थी। उसके बाद स्कूल प्रशासन ने अपने स्तर पर
185 सैंपलिंग कल उन्होंने अपने स्तर पे कराई है हॉस्टल में और स्कूल में जो क्लास के बच्चे हैं उनकी, उसमें से 12 बच्चे पॉजिटिव निकले हैं। हमारी टीम वहाँ गई हुई है। टीम की जानकारी के अनुसार ही मालूम चला है कि ये बच्चों के कल 185 सैंपलिंग स्कूल द्वारा कराई गई है। ये 12 बच्चे पॉजिटिव निकले हैं और सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उनकी हिस्ट्री दी जा रही है। उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम आगे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेस करेगी, उनकी सैंपलिंग करेगी और स्कूल के अंदर भी जो है आवश्यक है कदम उठाने के, वो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। 11वीं कक्षा के 11 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब ये स्कूली विद्यार्थियों के संक्रमण का ये आंकड़ा 15 तारीख से अब तक जयपुर में 19 हो गया है और अजमेर की एक छात्रा भी कोरोना संक्रमित हुई है। ये संख्या केवल मात्र कुल 20 ही नहीं है, ये संख्या इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन कुछ स्कूल छुपा रहे हैं, कुछ अभिभावक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। ये संख्या बहुत अधिक है। हम पिछले 15 दिन से ये सरकार से मांग करते आए हैं, निजी स्कूलों से अपील करते आए हैं कि बच्चों के जीवन को प्रयोगशाला की तरह उपयोग में ना ले। हम मांग करते हैं सरकार से, पुनः नए शिक्षा मंत्री जो आए हैं बीडी कल्ला जी, उनसे निवेदन करते हैं कि तुरंत प्रभाव से निर्णय लेते हुए जनता के हित के अंदर एक अच्छा संदेश दें और तुरंत इनको पाबंद करें। निजी स्कूलों की जो दादागिरी मनमानी पूरे राजस्थान के अंदर चल रही है। भवानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भवानी, स्कूली बच्चे जो है कोरोना का शिकार हो रहे हैं, ऐसे में जमीनी तौर पर क्या कुछ कदम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? देखिए, बेहद चिंता की बात है और अभी कुछ देर बाद में अभिभावक संघ की जो शिक्षा मंत्री है उनके साथ एक मीटिंग है। उसके बाद में 12 बजे सरकार इस पर तय करेगी। एक मीटिंग बुलाई गई है हेल्थ केयर स्वास्थ्य की, जिसके अंदर फैसला लिया जाएगा कि ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया जाए, क्योंकि पूर्ण क्षमता के साथ स्कूलें खोली जा चुकी है। अभी एक तस्वीर आप देखिए कि अभी आप देखिए कि पहले के मुकाबले में काफ़ी चीज़ें बदल गई है। पूर्ण क्षमता के साथ स्कूलें खुलने लगी है तो जाहिर तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन इतनी नहीं होगी। सरला जी, आप बताएं कि अब जो सरकार ने जो छूट दी है, जो पूर्ण क्षमता के साथ खुलने, चिंता की बात है आपके लिए? चिंता का विषय तो है सर। काफ़ी स्कूल ऐसे उनमें स्टूडेंट 500-600 बच्चे हैं, बैठने की इतनी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, तो इससे दिक्कत तो होगी। 4 स्कूलों में बच्चे पॉजिटिव आए, डर तो लगता होगा? बिल्कुल डर लगता है सर। बच्चों को लेके तो खतरा है ही ना, ये चिंता का विषय भी है। क्या चलो हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, लेकिन बाकी स्कूलों में बिल्कुल हमारी चिंता का विषय है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर है। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप ने सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स, डेवलपर्स और सबकी कामयाबी की एक पूंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि टीना से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। 2020 में #वोकल4लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम सभी क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म्स तो काफ़ी पॉपुलर हुए, एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफ़ी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग ही प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर। गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन होगा, हमें सीधा फ़ायदा होगा। अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है, दैट मीन्स हमें जो फ़ायदा होगा वो भी ज़्यादा ही होगा।